हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो इसी का ध्यान रखते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई की थी कि एडजॉइंट ए पढ़ा, उसके क्वेश्चन किए। एक्चुअली हमने नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ा उसमें, लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या पढ़ा हमने? डिटर्मिनेंट्स के थ्रू इन्वर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, उसमें हमने एडजॉइंट का यूज किया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का यूज किया, और हमने कुछ एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। वैसे हमने एक 2x2 का एक क्वेश्चन किया, इसके बावजूद हमें एक थर्ड क्वेश्चन 3x3 का एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, तो सो दैट कि दिस इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था पिछला जो हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का, कि एक मैट्रिक्स था, उसके थ्रू हमें इसको प्रूव करना था। ये तो हमने थर्ड चैप्टर में भी किया हुआ है। ए इनवर्स फाइंड करना यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हमने देखा कैसे फाइंड करते हैं। क्या करेंगे हम? यहाँ पे ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए पता है हमको, आई पता है, वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू 0 प्रूव कर देंगे। उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उस साइड ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। ठीक है, जिससे हमको ए इनवर्स मिल जाएगा राइट साइड पे, और उसके थ्रू हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो एक मैट्रिक्स ए है, हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए कैसे आएगा? दो बार ए मैट्रिक्स बना लो, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अगेन सेम मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। तो फर्स्ट रो और इसका कॉलम लेंगे, तो क्या आएगा? 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 प्लस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। थर्ड से करेंगे तो 1 -3 प्लस 3। समझ में आ रहा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 1 के साथ में होगा, 2 का 1 के साथ में होगा, फिर -3 का 2 के साथ में होगा। ठीक, ऐसे ही सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 -3 -1 हो जाएगा +3। अब थर्ड वाले से करेंगे तो 1 1 जा 1 -3 2 जा 6 -3 3 जा 9। थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 -1 1 जा 1 +3 2 जा 6। 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 -3 1 जा 3। एंड लास्ट कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 +3 1 जा 3 और +3 3 जा 9। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। सॉल्व कर लो इसको, क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4, और ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ 2 1 3 -6 तो -3, 4 1 5 + 3 8, और ये होगा 15। माइनस का तो 1 गया तो -14, 8 -1 7, -5 और 2 से 2 कट जाएगा, -3, और ये कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे हम ए क्यूब। तो ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमने अभी निकाला, 4 2 1 -3 8 -14
7 माइनस 3 14। ये मैट्रिक्स हमने फाइंड किया ए स्क्वायर, और ए मैट्रिक्स हमें गिवन है कितना है 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3। करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक। सेकेंड से करेंगे तो 4 प्लस 4 माइनस 1। थर्ड से करोगे तो 4 माइनस 6 प्लस 3। सेकेंड रो ले लो, फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -3 प्लस 8 माइनस 28। सेकेंड से करोगे तो -3 प्लस 16 प्लस 14। थर्ड वाले से करो -3 माइनस 24 और माइनस 42। क्लियर? अब थर्ड रो तो 7 माइनस 3 प्लस 28। सेकेंड से करोगे तो 7 माइनस 6 माइनस 14। थर्ड से करो तो 7 प्लस 9 प्लस 42। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कहीं गड़बड़ भी हो सकती है तो वहाँ पे ध्यान दें। 4 2 8 प्लस 2 8, और ये 4 4 8 में बन गया 7, और ये 4 3 7 माइनस 6 1। यहाँ से 8 चला गया तो बचा 20, और 20 माइनस 3 23। यहाँ 14 और 16 कितना हो गया 30, 30 में से 3 गया 27। और यहाँ पे सारे माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 45 49 59 69। एंड यहाँ पे ये 4 बचेगा, 4 ऐड कर दो तो 32। यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस हुआ तो माइनस का 13। और यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये 9 10 16 18 और 40 58। ये आ गया हमारा ए क्यूब। ये स्क्वायर था और ये ए क्यूब है। अब रख दो क्वेश्चन में, क्या पूछा है इसमें रख दो इस इक्वेशन में। ना क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। ठीक है, हम LHS लेते हैं। LHS लेके हमने क्या लिखा पहले, ए क्यूब की वैल्यू लिखी। ए क्यूब कितना है 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 और 58। ये था हमारा ए क्यूब। अब -6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये रहा, इसमें -6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, -6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 4 जा -24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। अब नेक्स्ट रो से करो तो 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस, फिर 48 माइनस का, फिर 84 प्लस का, फिर -6 से करेंगे -42 और प्लस 18 और -84। ये आया हमारा 6a स्क्वायर प्लस 5a ए में 5 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आएगा 5 5 5। फर्स्ट रो में क्या आएगा 5 5 5, और सेकेंड रो में 5 10 माइनस 15 5 10 माइनस 15, और थर्ड में 10 माइनस 5 और 15। लास्ट है 11i। 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11।
अब इस सब को ऐड करोगे जब, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिल रहा है 0। तो क्या बनेगा? देखो 8 + 5 कितना हो गया? 13, 1 14 और 1 24। पहला 0 बन गया, तो क्या मिला हमको? पहला 0 मिल गया। ठीक, दूसरा देखते हैं। ये 7 प्लस का है 5 12, ये तो 0 है, और -12 ये भी 0 मिल गया। थर्ड, यहाँ पे 1 और 5 6, और यहाँ तो 0 है, 6 - 6 ये भी 0 हो गया। -23, और ये 18 और 5 कितना हो गया? ये भी 23 हो गया। वो माइनस था, ये प्लस था, ये भी 0 हो गया। 27 और 10 37 और 11 38 और 10 48, और माइनस का 48 फिर 0 हो गया। -69 और -15 कितना हो गया? 84 माइनस का है और वो प्लस का, तो 0। ऐसे ही ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तुम एक बार उसको ऐड करके कॉलम में दिखाना, ठीक है? ऐड करके दिखाना उसको। ये हो गया 0 प्रूफ हो गया। इसके इक्वल टू लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स है ये, 0 मैट्रिक्स। अब फाइंड करना हमें A इनवर्स। फॉर A इनवर्स यहाँ पे क्या दिया है? A³ - 6A² + 5A + 11I = 0 मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर बचेगा, ये 6A बचेगा, ये 5I बच जाएगा, और ये 11 उस तरफ जाएगा, तो -11 A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इस तरफ लिख लिया, मान लो -11I। ठीक है, तो 11 A इनवर्स हो गया। तो A इनवर्स = कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/11 माइनस का, माइनस तो नहीं था, प्लस था ना, -1/11, और अंदर क्या आ जाएगा? A² - 6A + 5I। बस इसको सॉल्व कर देना है। -1/11, A² कितना है? हो रहा है A²। देखो A² मैट्रिक्स क्या होगा? 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। ये हो गया हमारा A² का मैट्रिक्स। -6A, तो -6A भी हमने बनाया है क्या? नहीं बनाया है। तो -6A बनाते हैं, बाहर प्लस रखते हैं, -6 से मल्टीप्लाई करते हैं A में, -6 -6 -6, और -6 -12 और +18, और -12 6 और -18, लास्ट में 5I। तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इन सबको ऐड कर दो, मिल जाएगा हमको मैट्रिक्स जो चाहिए, इनवर्स मैट्रिक्स। 1/11 4 5 9 9 - 6 3 2, यहाँ 0 है, 2 - 6 कितना आ जाएगा? -4। 1 - 6 कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, अब -3 -6, और यहाँ तो 0 है, तो -9। 8 प्लस का है, माइनस का 12, तो -4 बचा, +5 है तो प्लस का 1 बचेगा। -14 + 18, तो प्लस का 4 हुआ, और यहाँ 0 है तो +4 ही आएगा। 7 - 12, तो -5 आ जाएगा। -3 + 6, तो +3 आ जाएगा।
+14 -18, -4 और +5 यहाँ 1 है। तो ये हो गया हमारा A इनवर्स। ठीक है, स्टेप दिख रहे हैं कैसे आए हम लोग। पहले हमने A² निकाला, फिर यहाँ से हम आए यहाँ पे और हमने ये सॉल्व किया, A³ निकाला। A³ निकालने के बाद हमने इसको प्रूफ किया। ठीक है, इस स्टेप से हम यहाँ पे पहुँचे, ये प्रूफ हुआ। फिर इसके बाद हमने A इनवर्स फाइंड कर लिया। क्लियर? ऐसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने एक बार 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता था वहाँ पे कि दो लीनियर इक्वेशन होती थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन होती हैं तो उनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था हमने, वहाँ पे हम उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। हमारे पास 3 मेथड थे। ठीक है, हम क्या करते थे, चेक करते थे कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। 3 टाइप्स की लाइन होती थी कि नहीं। तो वहाँ पे हम बताते थे कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होता था और ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती थी। अगर लाइन पैरेलल होती थी तब क्या होता था? नो सॉल्यूशन होता था। ठीक है, और एक था हमारा कि एक के ऊपर ही एक लाइन लाई करती थी। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? कोइंसिडेंट लाइन, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। याद आ रहा है कुछ? 10th में पढ़ा था हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, ये 3 टाइप्स की लाइंस होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता था? जब एक सॉल्यूशन होता था तब यूनिक सॉल्यूशन होता था। लाइन इंटरसेक्टिंग होती, लाइन जब पैरेलल होती थी तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे कब? जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती थी, एक के ऊपर सुपर इम्पोज करे जब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यही चीज़ बतानी है कि सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को और यूज करना है हमको मैट्रिक्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख के यूज करके सॉल्व कर लिया था। बट यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में क्या करेंगे? इफ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये हमारे 3 क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, if lines are system of linear equation। ठीक है, represent in matrix as ax is equal to b। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज ax इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिखेंगे। एंड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये इसका सॉल्यूशन होगा। a को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? a इनवर्स b। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि हमको अगर कोई
इक्वेशन दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, तो पहले उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बता दें हियर ए जो मैट्रिक्स है हमारा वो क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 रुक जाओ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा ए मैट्रिक्स बनेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर जेड नहीं होगा तो एक्स एंड वाई, तो दो ही बनेंगे। ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो होगा D1 D2 D3, और जो हमारा एक्स मैट्रिक्स होगा वो होगा वेरिएबल्स का एक्स वाई एंड जेड। अब देखो, इसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना सही होना चाहिए, तो ये कैसे होने चाहिए इन पे ध्यान दें। ठीक है, ये क्यों वैलिड है, देखो A1 B1 C1, और जब x से मल्टीप्लाई होंगे एक्स वाई जेड, तो देखो क्या आएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z विच इज इक्वल टू D1। आगे इक्वेशन, तो जब हम मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल टू लिखेंगे तो यही इक्वेशन मिलेंगी, इसलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मीन्स दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया किस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो A मतलब दिस इंटू एक्स मतलब दिस इक्वल टू D1 D2 D3 B। क्लियर, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे और वो हमें कैसे पता चलेंगे कि कितने सॉल्यूशन हैं। तो एक फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट से समझते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहली चीज़ हमारे पास दो केस बनेंगे। कौन कौन से दो केस बन सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हमने जो ए दिया है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और वो या तो 0 आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। अगर ये 0 नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। याद है कुछ, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता था, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, एक होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर, तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हमारा डायरेक्ट जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तब क्या करेंगे। डिटर्मिनेंट 0 के केस में हम एक और चीज चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, या एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो अगर 0 है, अगर ये एडजॉइंट ए डॉट बी 0 आ गया हमारा,
ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हैज इनफाइनाइट solution and system is consistent. ठीक है, अगर हमारे एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो हो गया तो क्या होगा, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये जीरो नहीं आया तो हैज़ नो सॉल्यूशन, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया? ये कंसिस्टेंसी हमने 10th में भी पढ़ी थी। ठीक है, जब पहला लाइन्स होती थी तो नो सॉल्यूशन होता था और उसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता था। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कंसिस्टेंट होता था क्योंकि वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता था। कोइंसिडेंट लाइन में भी कंसिस्टेंट होता था क्योंकि वहाँ पे वन सॉल्यूशन से ज़्यादा होते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे। तो इस तरीके से इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखना है। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आया, ये जीरो आ गया, तो फिर हम ये चीज़ चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो है या नहीं है। अगर ये जीरो है तो बोल देंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज बोल देंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट। ये चीज़ समझ में आई? अब प्रोसेस क्या है, यही इसका प्रोसेस है, फ्लो चार्ट। ठीक है, यही तो प्रोसेस है। सबसे पहले ए, एक्स और बी हमने इक्वेशन में से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हमने ए और बी और एक्स निकाल लिया। इसके बाद हमने चेक किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर वो जीरो नहीं आया तो ये प्रोसेस करेंगे और अगर जीरो आ गया तो ये प्रोसेस करेंगे। समझ में आ रही बात? तो बढ़ते हैं आगे। क्लियर? देखते हैं एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर। स्टेप समझ में आए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 ये लिखना। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो थर्ड स्टेप यहाँ आ जाएंगे, और अगर जीरो है तो थर्ड स्टेप ये वाला करेंगे। जीरो आ गया तो यहाँ, नहीं आया तो यहाँ। समझ में आ गया? तो देखते हैं क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।